दोस्तों मेरा नाम है धीरेन्द्र। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 5 मनी स्टार्ट करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स का 12th है। बड़ा बेहतरीन चैप्टर है। मनी चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वैसे 2 यूनिट है एक साथ, मनी एंड बैंकिंग, लेकिन हम मनी को अलग रखेंगे, बैंकिंग को दूसरी वीडियो में रखेंगे। वैसे मैंने इसकी वीडियो बना भी रखी है डिटेल में, वो भी आप दे सकते हो। बट ये जो वीडियो है ये डिटेल में नहीं होने वाली, ये हम एक क्विक रिविज़न समझेंगे। ये चैप्टर का रिवीजन, यानी कि आपको ये चैप्टर पहले पढ़ा हुआ होना चाहिए आपके लिए। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है ये चैप्टर तो आपके लिए वीडियो नहीं है। चैप्टर एक बार तो कम से कम पढ़ा होना चाहिए आपने, ठीक है? क्योंकि ये वीडियो में रिवीजन कराने वाले, हम रिवीजन समझने वाले हैं। क्योंकि ये वीडियो में हम क्विक रिकैप इस चैप्टर का रखेंगे, जिससे आपको समझ में आ जाए कि अच्छा ये क्या था, वो क्या था, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या था इसमें? बार्टर सिस्टम के बारे में। तो बार्टर सिस्टम के बारे में क्या था? बार्टर सिस्टम पहले होता गया। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या था कि गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज करना। एक बंदे को सामान चाहिए, दूसरे बंदे को भी सामान चाहिए, तो सामान के बदले में सामान एक्सचेंज करना, दैट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम को हम सीसी इकोनॉमी भी बोलते हैं, मतलब कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी। सामान के बदले में सामान एक्सचेंज यहाँ होता है। पैसों का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जब हमारा मनी नहीं आया तो मनी से पहले हम सामान के बदले में सामान देते हैं। इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मान लो ए है और बी है। ए को चाहिए, ए को जो है वीट चाहिए, वीट, तो बी उसे वीट तभी देगा जब ए उसे कुछ देगा। ए को चाहिए वीट बी से, और बी को चाहिए ए से राइस, तो ये उसको राइस देगा और ये बदले में वीट देगा। दैट इज कॉल्ड डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। क्या बोलते हैं इसे? डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। मतलब कि यहाँ पर जो मुझे चाहिए वो सामने वाले पे होना चाहिए, और जो सामने वाले को चाहिए वो मेरे पास होना चाहिए। तो डबल को, दोनों की इच्छा एक साथ पूरी होना, दैट इज कॉल्ड डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। अब ये को इंसिडेंस है, अचानक से ही ऐसा हो सकता है, हर बार नहीं हो सकता। जो मुझे चाहिए वो आपके पास है और जो आपको चाहिए वो मेरे पास है, ऐसा हर बार कैसे हो जाएगा भाई रियल लाइफ में? तो बहुत मुश्किल होता है, बड़ा डिफिकल्ट था। धीरे धीरे ये सिस्टम इसलिए बंद हो गया था, लेकिन इसके थोड़े फीचर्स समझ लेते हैं। फीचर्स क्या थे सिस्टम के? फीचर्स यही थे कि पहला फीचर यही था, डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। जो मुझे चाहिए वो आपके पास होना चाहिए, और जो आपको चाहिए वो मेरे पास होना चाहिए। ऐसा भैया हर बार कैसे हो जाएगा? ये तो को इंसिडेंस होगा ना, अचानक से ही हो सकता है ऐसा। तो आपके, हम दोनों की इच्छा एक साथ पूरी होनी चाहिए। बहुत मुश्किल काम है भाई ये तो। दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ड्रॉबैक। फीचर्स की बात जो मैं कर रहा हूँ, ये ड्रॉबैक की बात कर रहा हूँ बेसिकली मैं। ड्रॉबैक क्या है? कमियाँ क्या थी सिस्टम में? पहला तो यही था। दूसरी कमी ये थी, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। मतलब कि सामान की वैल्यू क्या है वो नहीं पता कर सकते। इसको वीट चाहिए, इसको राइस चाहिए, कितना चाहिए भाई? मतलब राइस के बदले में कितना वीट देना पड़ेगा, दैट इज डिफिकल्ट टू आंसर। 1 किलो देना पड़ेगा, 2 किलो देना पड़ेगा, 3 किलो देना पड़ेगा, भाई कितना देना पड़ेगा? कॉमन मेजर वैल्यू नहीं है। अब जैसे अब जब मनी आ गया तब तो दिक्कत कोई नहीं है कि हमें मनी में हमने पहले कह दिया कि भैया 1 किलो वीट इतने रुपए का है, तो अब 2 किलो लोगे तो इतने का है, 3 किलो लोगे तो इतने का है। तो उसमें तो हमने कॉमन मेजर वैल्यू बना रखी है, यूनिट वैल्यू बना रखी है, यूनिट ऑफ अकाउंट बोलते हैं उसे आप। लेकिन इसमें कुछ पता ही नहीं है कि राइस कितना लूँ, जितने उसके बदले में कितना वीट देना पड़ेगा। समझ रहे हो? तीसरा, स्टोर नहीं कर सकते भाई साहब। स्टोर करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो पेरिशेबल होती है, ख़राब हो जाती है। अब मान लो ये कह रहे हैं कि भैया राइस मैं तुम्हें दे दूंगा 2 महीने के बाद। 2 महीने के बाद क्या राइस की क्वालिटी वैसी रहेगी? पता नहीं। राइस ख़राब हो सकता है, क्वालिटी ख़राब हो सकती है, ठीक है? उसकी वैल्यू डाउन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट नहीं है, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का मतलब यहाँ पर क्या है कि फ्यूचर में पेमेंट करना। आज मैंने कहा कि भैया वीट दे दो, राइस आपको 5 महीने में दे दूंगा, फ्यूचर तक उस राइस की क्वालिटी वैसी रहेगी? पहले तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि कुछ चीज़ों को स्टोर वैसे नहीं कर सकते, उसकी क्वालिटी ख़राब हो सकती है, उसकी वैल्यू डाउन हो सकती है। हो सकता है कि झगड़ा भी हो सकता है, 5 महीने के बाद हो सकता है वो कहो कि मुझे राइस नहीं चाहिए भाई साहब,
तो भैया वो ख़राब हो गया उसको तो खर्चा हो चुका है, राइस को जो बचा के रखा था एक स्टोर पे गोडाउन में, उसका खर्चा हो चुका है। तो झगड़े हो सकते हैं, क्वालिटी ख़राब हो सकती है, वैल्यू डाउन हो सकती है, इसलिए फ्यूचर में पेमेंट नहीं कर सकते, ना तो स्टोर कर सकते हैं, ना उसकी मेजर वैल्यू है, डबल कॉन्सिडर वो, ये कुछ ड्रॉबैक थे। इन ड्रॉबैक की वजह से मनी का कॉन्सेप्ट आया हमारे कंट्री में। मनी पैसों का कॉन्सेप्ट आया कि भाई ये बार्टर सिस्टम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यही 4 प्रॉब्लम के लिए मनी कॉन्सेप्ट आया। तो मनी का कॉन्सेप्ट ऐसे आया कि ये 4 प्रॉब्लम को दूर करेगा। उसके लिए मनी के 2 फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन है और सेकेंडरी फंक्शन है। मनी के 2 फंक्शन है। ये चारों जो आपने ड्रॉबैक पढ़े, वो चारों का ड्रॉबैक से ही 4 फंक्शन निकल रहे हैं। प्राइमरी में 2 है, सेकेंडरी में 2 है। प्राइमरी का मतलब मेन फंक्शन मनी का क्या है। देखो क्या प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम में, डबल कोइंसिडेंस लॉस। उसके लिए मनी का फंक्शन क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। प्रॉब्लम क्या थी, डबल कोइंसिडेंस लॉस, कि भैया जो मुझे चाहिए वो आपके पास होना चाहिए, जो आपको चाहिए वो मेरे पास होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं होता ना, तो इसलिए मनी आया। मनी में का मतलब क्या है, हर एक के पास मनी है, पैसा आपके पास भी है, मेरे पास भी है। तो मनी एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया। कोई भी बंदा मनी के बदले में कुछ भी सामान खरीद सकता है, चाहे वो कोई भी बंदा हो, क्योंकि पैसे की टर्म्स में हमने सभी सामान को तोल दिया। उसमें क्या था, सामान के बदले में सामान देना था, यहाँ पर पैसे के बदले में सामान देना है, समझ गए। तो इसलिए मनी क्या बन गया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया। तो वो प्रॉब्लम दूर होगी कि क्या था, मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया, ठीक है। दूसरी मेरी बड़ी प्रॉब्लम थी कि मेज़र नहीं कर सकते, सामान के बदले में कितना सामान देना है, ये बहुत मुश्किल था। उसके लिए हमने कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू या फिर मेजर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट बोल सकते हैं इसे, कि हमने मनी के थ्रू एक सबसे बड़े सिस्टम बना दिया कि भैया रुपीज़ की फॉर्म में हमने क्या दिया। मान लो 1 रुपये, या फिर हमने कह दिया कि 1 रुपये का सामान 10 यूनिट मिलेगा। अब आपका सिंपल है कि भैया आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि अगर मैं 20 यूनिट खरीदना चाहता हूँ तो 2 रुपये देने पड़ेंगे, सिंपल। 30 यूनिट खरीद सकता हूँ, 3 रुपये देना पड़ेगा। तो हमने मेजर ऑफ वैल्यू बना दी, यूनिट ऑफ अकाउंट बना दिया। तो अब इससे टेंशन खत्म होगी कि भैया मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे बदले में। वहाँ पर दिक्कत थी कि सामान के बदले में सामान कितना देना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे साफ दिख रहा है, हमने एक प्राइस बना दिया, इसको बोलते हैं प्राइस। हमने प्राइस मनी के फॉर्म में डिसाइड कर दिया कि एक सामान कितने कीमत है उसकी, तो उसके थ्रू आप सामान को खरीद सकते हो। टेंशन खत्म हो गई आपकी। प्राइस के थ्रू वो आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई, भैया कितना देना पड़ेगा सामने वाले को। सेकेंडरी फंक्शन दे वो 2 वाले, स्टोर नहीं कर सकते ना, सामान को स्टोर करना मुश्किल था, लेकिन मनी को स्टोर कर लो जितना मर्जी। आपका बैंक अकाउंट है, घर में स्टोर कर लो, जहाँ मर्जी स्टोर कर लो, कोई ख़राब थोड़ी हो रहा है पैसा। उसके बाद क्या था, वो एक और प्रॉब्लम क्या थी, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट था ना। तो मनी में वो स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट कर सकते हैं। फ्यूचर में पेमेंट आजकल हो रही है बहुत, आप फ्यूचर में ऑनलाइन पे कर दो, आज पैसा आप पैसे ना दो, आज 2 महीने बाद दे दो, जब मर्जी दे दो। ये थोड़ी है कि उसमें तो सामान खराब हो जाएगा ना, 2 महीने के बाद सामान की वैल्यू वैसी नहीं रहेगी। मनी तो वैसी का वैसी है, मनी को आप 2 महीने के बाद दे दो, 5 महीने बाद दे दो, बैंक में पैसा बढ़ाओ, जब मर्जी दे दो, क्या दिक्कत है, समझ गए। तो ये 4 फंक्शन है मनी के, प्राइमरी सेकेंडरी में तोल दिया हमने उसे। प्राइमरी मेन है, सेकेंडरी डेरिवेटिव फंक्शन भी बोलते हैं इसे, वो सेकेंडरी फंक्शन है। तो मनी का ये कॉन्सेप्ट था। मनी की डेफिनेशन क्या है, यही डेफिनेशन है, यहीं से डेफिनेशन निकली हुई है। मनी इज एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज करते हैं सामान को खरीदने के लिए, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। यही आपके बुक में ऐसे डेफिनेशन लिखी हुई कि मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी कुछ भी हो सकता है जो कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, जिसको मेजर वैल्यू होती है, स्टोर कर सकते हैं और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट की तरह यूज कर सकते हैं, मीन्स फॉर स्टैंडर्ड पेमेंट। समझ गए, वेरी गुड। अब जरा एक और बात कर लेते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी की बात कर लेते हैं कि भैया मनी की कुछ लीगल डेफिनेशन भी है, कि कुछ लीगल लॉ की नज़र में डेफिनेशन क्या है मनी की। तो व्हाट आर द लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी। तो लीगल डेफिनेशन की बात करें तो भैया 2 तरीके की मनी हो सकती है। एक होता है लीगल टेंडर मनी, क्या बोलते हैं, लीगल टेंडर मनी, और एक होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर, या फिर बोलते हैं नॉट लीगल टेंडर मनी।
नॉन लीगल टेंडर मनी बोल सकते हैं, नॉन लीगल टेंडर मनी। तो दो तरह की मनी हो सकती है, लीगल टेंडर मनी और नॉन लीगल टेंडर मनी, या ऑप्शनल मनी भी बोल सकते हैं इसे, ऑप्शनल मनी। लीगल टेंडर मनी का मतलब क्या है, जो लीगली एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको, जो लीगली एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, मैंडेटरी है लॉ की नज़र में, यानी कि आप मना नहीं कर सकते भाई साहब। अगर मैंने कोई सामान खरीदा और बदले में आप पैसा नहीं ले रहे, आप कह रहे हो पैसा नहीं कुछ और दो, सामान दो, तो आप केस कर सकते हो, क्योंकि ये लीगल टेंडर है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ज़रूरी है, समझ गए। लेकिन इसमें भी दो तरीके हैं, दो चीज़ें हैं। एक तो मनी होती है जो लिमिटेड लीगल टेंडर है, लिमिटेड लीगल टेंडर मनी है, और एक होती है अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। मतलब कुछ होती है ऐसी मनी जो लिमिटेड है, कुछ पैसे तक तो लिमिटेड है, उसके बाद ये लिमिटेड नहीं है, मतलब कुछ पैसे तक तो लीगल टेंडर है, बाकी नहीं है। कौन सी मनी होती है? जैसे कॉइन्स, सिक्को, कॉइन्स, जो सिक्के होते हैं हमारे, कॉइन्स, कॉइन्स हमारे लिमिटेड लीगल टेंडर है। बात समझ रहे हो बात को? लिमिटेड लीगल टेंडर अकॉर्डिंग टू एक एक्ट है, कॉइनेज एक्ट 2011, उसमें यह कह रखा है कि अगर आपको 1000 रुपये तक पेमेंट करनी है किसी को, तो आप कॉइन से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि तब तक तो कॉइन्स एक लीगल टेंडर मनी है, यानी कि अगर 1000 तक पेमेंट करनी है और सिक्कों के थ्रू करना चाहते हो तो कर सकते हो, टेंशन वाली बात नहीं। अगर कोई मना कर रहा है तो हम बैठे आपके सामने, मतलब मना कर रहा है तो केस कर सकते हो। लेकिन 1000 के ऊपर सिक्कों से पेमेंट करना लीगल टेंडर नहीं है, वो मना कर सकता है सामने वाला कि भाई मैं नहीं देता सिक्कों से, और आप केस नहीं कर पाओ। तो कॉइनेज एक्ट में कह रहा है कि 1000 तक तो लिमिटेड लीगल टेंडर है, मतलब 1000 तक तो लीगल टेंडर है, उसके बाद नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे? लिमिटेड लीगल टेंडर। कुछ हद तक पैसे है, 1000 तक तो है लिमिट लीगल टेंडर, उसके बाद नहीं है। बात समझ में आ रही है? समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब दूसरी होती है अनलिमिटेड लीगल टेंडर, मतलब कि हमारे ये जो करेंसी नोट, यानी कि जो भी आपके भैया नोट है 500 रुपये का, 100 रुपये का, 200 रुपये का, ये सब क्या है? ये तो भैया करेंसी नोट हो गया, 2000 को तो बंद हो चुका है। तो ये सब क्या है? करेंसी नोट। तो जितना मर्जी आप चाहे पैसा पे करो, 1 लाख 2 लाख आप कर सकते हो करेंसी नोट के थ्रू, अनलिमिटेड लीगल टेंडर, जितना मर्जी पेमेंट करो, कोई टेंशन नहीं है। नॉन लीगल टेंडर मनी ऑप्शनल मनी होती है, जो बैंक में पैसा पड़ा हुआ है बेसिकली आपका, उसे बैंक मनी बोल सकते हैं। जो फिर जो डिमांड डिपॉजिट्स है आपके, यानी कि जो आपके चेक के थ्रू पैसा देना चाहते हो किसी को, चेक हो गया, ड्राफ्ट हो गया, ये सब क्या है? नॉन लीगल टेंडर मनी। मतलब कि जो आप अपना किसी को बैंक के थ्रू पैसा पे, यानी कि जो बैंक के थ्रू किसी को पैसा देना चाहते हो, जो ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब यही है कि सामने वाला मना कर भी सकता है, ले भी सकता है, नॉन लीगल टेंडर है। चेक वगैरह, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल्स एक्सचेंज, ये बेसिकली नॉन लीगल टेंडर मनी है भाई साहब, ये नहीं है लीगल टेंडर। चेक के थ्रू पैसा दे रहा है कोई आदमी, तो आप मना कर सकते हो। समझ आ गई बात? तो ये जो बैंक मनी है, यानी कि जो डिमांड डिपॉजिट्स, जो पैसा रखा हुआ अपने बैंक में, उसके थ्रू, चेक के थ्रू किसी को पैसा भेज रहे हो, मना कर सकता है वो, नॉन लीगल टेंडर। ठीक है, बात समझ में आ गया? अब बात करिए यार मनी सप्लाई की, बात करते हैं। मनी सप्लाई का मतलब क्या है? मनी सप्लाई का मतलब कि टोटल मनी हेल्ड बाय पब्लिक, पब्लिक के पास कितना पैसा पड़ा हुआ है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं देख रहा हूँ कि टोटल पैसा कितना है आज की डेट पे, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम टोटल पैसा कितना पड़ा है पब्लिक के पास, टोटल पैसा कितना है पब्लिक के पास, दैट इज कॉल्ड मनी सप्लाई। हमारी कंट्री में पैसा कितना है मनी पब्लिक के पास? अब वो पैसा किस फॉर्म में हो सकता है? कंपोनेंट क्या है मनी सप्लाई के? कंपोनेंट्स भैया पैसा हो सकता है एक तो डिमांड डिपॉजिट की फॉर्म में, डिमांड डिपॉजिट्स यानी कि बैंक में जो पैसा रखा हुआ है, और एक हो सकता है करेंसी नोट या फिर करेंसी विद पब्लिक, यानी कि जो आपके पास करेंसी नोट है, कॉइन है, उस फॉर्म में जो पैसा रखा हुआ है वो भी हो सकता है। ध्यान रखना बात, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आ गया तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? स्टॉक कॉन्सेप्ट। आपसे कोई पूछे ये मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है? स्टॉक कॉन्सेप्ट है।
क्योंकि ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम देखा जाता है। इसमें कोई एक मतलब मनी सप्लाई ये नहीं कहता कि 1 साल का कितना है, 2 साल का कितना है, आज तक के का कितना है टोटल मिला के। समझ रही बात? इसलिए ये टाइम पीरियड नहीं है इसके अंदर। मनी सप्लाई में ध्यान रखना पब्लिक की बात कर रहे हैं सिर्फ, यानी कि गवर्नमेंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है हमें उससे मतलब नहीं है। क्या मतलब है? सिर्फ पब्लिक से। गवर्नमेंट में कितना पैसा है उससे हमें मतलब नहीं है। बैंक पे कितना पैसा पड़ा हुआ मतलब बैंक वालों पे कितना पैसा है वो भी उससे मतलब नहीं है। ठीक है। डिमांड डिपॉजिट्स यानी कि आपके बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है, ध्यान रखना ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट लेने हैं। नेट डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट माइनस इंटर बैंक डिपॉजिट। अब इंटर बैंक डिपॉजिट क्या है? इंटर बैंक डिपॉजिट, इंटर बैंक डिपॉजिट का मतलब यह है कि कई बार क्या होता है कि एक बैंक किसी और बैंक के डिपॉजिट अपने पास रख सकता है। वो नहीं लेने भाई साहब, वो थोड़े देने हैं, उसको हटाओ, क्योंकि वो तो 2 बार काउंट हो जाएगा। फिर आपके पास डिमांड डिपॉजिट है लेकिन उसमें से ऐसे डिमांड डिपॉजिट तो नहीं है ना जो किसी और बैंक के भी बड़े, मतलब किसी और बैंक के पब्लिक का पैसा इस बैंक ने उसके बिहाफ पे रखा हुआ है। भाई आपके पास पैसा SBI में आपने रखा है 2 लाख रुपए, लेकिन आपने कहा कि मेरा उस बैंक में भी अकाउंट है, 1 लाख रुपए वहाँ पड़े हैं, वो उसका भी पैसा आप ही रख लो। ना 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 भाई, उसका पैसा अलग काउंट करो, इसका पैसा अलग। तो इंटर बैंक डिपॉजिट हटाओ, किसी और बैंक ने दूसरे बैंक के बिहाफ पे पैसा रखा हुआ है। ध्यान रखना मत एक चीज़ और, टर्म डिपॉजिट नहीं लेने। टर्म डिपॉजिट का मतलब जो आपने लंबे समय के डिपॉजिट रखे हुए जैसे कि FD करा रखी है वो नहीं लेनी। टर्म डिपॉजिट नहीं लेने। करेंसी का मतलब समझ रहे हो ना? करेंसी में क्या आ गया? करेंसी नोट आ गया। एक तो करेंसी नोट 500 के नोट, ये नोट वो नोट, करेंसी नोट्स। ठीक है। और करेंसी नोट तो आएगा, साथ में कॉइन्स भी आ जाएंगे, कॉइन्स। और करेंसी मनी को हम फाइट मनी भी बोलते हैं। फाइट मनी का मतलब लीगल मनी है, यानी कि इसको लीगल टेंडर मनी बोलते हैं। जितना मर्जी पेमेंट करो, ये एक्सेप्ट करनी पड़ेगी आपको, जितने मर्जी की पेमेंट हो। बात समझ में आ गई? अब लास्ट टॉपिक बात करते हैं कि मेज़र कैसे करा जाए। तो वैसे इसमें क्या है कि मेज़र का मतलब अब कितना मनी सप्लाई है हमारी कंट्री में कैसे पता चलेगा भैया? तो उसके लिए 1967-68 तक तो RBI बहुत ही नैरो मेज़र यूज़ करती थी मनी सप्लाई को मेज़र करने का, मतलब एक ही तरीका होता था। लेकिन 1977 से 4 तरीके बनाए गए मनी सप्लाई को मेज़र करने के लिए। तो उसको इस तरह से डिनोट करते हैं M1, M2, M3, M4। M1, M2, M3, M4। बड़े ध्यान से समझना। M1 में क्या आएगा? करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक। वही चीज़, एक तो अभी आपने पढ़ा कि भाई मनी सप्लाई में क्या आता है? करेंसी आती है, कॉइन आती है, डिमांड डिपॉजिट भी आते हैं, तो वो भी लिखना है डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय पब्लिक। ठीक है। और साथ में एक और चीज़ आएगी बस आपके सामने, अदर डिपॉजिट विद RBI। मतलब RBI के पास अगर किसी और कंट्री का या किसी और जगह पे डिपॉजिट रखा हुआ है, मतलब RBI के पास डिपॉजिट है कोई वर्ल्ड बैंक का, कोई बाहर के कंट्री की गवर्नमेंट का, वो भी डिपॉजिट लेना है। M2 में क्या आता है? M2 में M1 तो आएगा ही आएगा, यानी कि ये सारा कुछ आएगा ही आएगा। एक चीज़ और आ जाएगी, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, मतलब या फिर कह सकते हो सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट। जो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट है, ठीक है, या पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट है, वहाँ पर आपने सेविंग डिपॉजिट रखा हुआ है। फ़र्क क्या होता है इसके अंदर, अलग क्यों कर रखा है M2 में ये, कि पोस्ट ऑफिस बैंक है ना जो हमारा गवर्नमेंट का, उसमें अगर आपने सेविंग कर रखी है वो आप चेक से निकाल नहीं सकते, विड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए डिमांड डिपॉजिट से वो अलग होता है, इसलिए वो M2 में मेजर कर जाता है। अगर हम M2 में देखोगे तो आपके सामने ऐसे डिपॉजिट मिल जाएंगे जो कि विड्रॉ नहीं कर सकते चेक से। M3 में M1 तो आता ही आता है, दोबारा से M1 तो आएगा ही आएगा। एक चीज़ और आएगी, वो क्या है? एक चीज़ ये आएगी कि इसमें आपको नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक वो भी रखनी है। अभी आपको मैंने पीछे बताया था कि टाइम डिपॉजिट नहीं लेने होते, यानी कि जो लंबे समय के डिपॉजिट रखे हुए बैंक के पास, FD वगैरह,
वो नहीं लेनी होती, लेकिन M3 में मेज़र करने में वो भी लेनी है। यानी कि M3 में ये नहीं आएगा पोस्ट ऑफिस वाला, सिर्फ ये आएगा। M4 में M3 तो आना ही आना है, M4 में M3 तो आना ही आना है। और एक और चीज़ आएगी, टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट। ठीक है, टोटल डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट। लेकिन एक चीज़ नहीं आएगी, एक्सक्लूडिंग NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ऐसा सेविंग सर्टिफिकेट गवर्नमेंट की होती है, गवर्नमेंट का एक इंस्ट्रूमेंट है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है ये। तो ये बेसिकली M4 में M3 तो आना ही आना है, यानी कि ये पूरा का पूरा आना ही आना है। साथ में टोटल डिपॉजिट कौन सा आ जाएगा, क्योंकि M3 में क्या है, बैंक के पास कितना टोटल डिपॉजिट है, कमर्शियल बैंक्स। और M4 में क्या आ जाएगा, इनके डिपॉजिट तो आएगा, साथ में पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट में सारे डिपॉजिट। M2 में सिर्फ सेविंग डिपॉजिट वाला आ रहा था, पोस्ट ऑफिस वाला, लेकिन इसमें सारे डिपॉजिट, सेविंग हो करंट हो। डिमांड डिपॉजिट में सिर्फ सेविंग हो करंट अकाउंट के आते हैं, लेकिन ध्यान रखना M4 में सब कुछ आ गया। तो आज की वीडियो को हम इतना रखते हैं। उम्मीद करता हूँ पूरा चैप्टर आपको अच्छे समझ में आया होगा। एक चीज़ और है, वो है हाई पावर्ड मनी। लास्ट में एक टॉपिक है, उसको थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्या होता है वो हाई पावर्ड मनी। बेसिकली क्या होती है कि जो RBI और गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है मनी, यानी कि करेंसी RBI प्रोड्यूस करती है, तो करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक तो आएगा ही आएगा, जो कि हम बात कर रहे थे, ये वाला करेंसी। डिमांड डिपॉजिट नहीं आएगा। वहाँ पर आता है कैश रिजर्व विद बैंक। अब वो जो टॉपिक है वो वैसे अगले चैप्टर में है। बैंक वाला कैश रिजर्व रखता है, कुछ पैसा डिमांड डिपॉजिट में से बचा के रखता है अपने पास। वो RBI कहती है कि अपने पास बचा के रखो, और कुछ कहता है RBI कहते हैं कि मेरे पास बचा के रखो, वो कैश रिजर्व होता है, वो अगले चैप्टर में है। ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है। और दूसरी चीज़, ये इनमें से जो भी आपने पढ़ा, M1 सबसे लिक्विड है। लिक्विड का मतलब ये जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती है मनी। ये तो कैश है ही, लेकिन ये सब आप देखोगे तो ये सब बहुत ही लिक्विड है, बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। M4 सबसे लीस्ट लिक्विड है, क्योंकि इसमें सारे डिपॉजिट आ गए, तो कुछ ऐसे डिपॉजिट होते हैं फटाफट से आप नहीं निकाल सकते पैसा बैंक से। ठीक है, उसके बाद M2 और ये जो M3 है, M3 की अगर बात करें, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है मनी मेजरमेंट के लिए, क्योंकि इसमें टोटल टाइम डिपॉजिट भी आ गए, सारे टाइम डिपॉजिट भी आ गए ना। इसको एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज ऑफ द पब्लिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी, ये भी बोलते हैं ऐसे। ये ज़्यादा यूज़ होती है। बात समझ में आ रही है? सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो वीडियो को अभी कभी लाइक करिए, और ध्यान रखना बात, इसमें से M1 M2 जो है नैरो मनी सप्लाई कॉन्सेप्ट बोलते हैं ऐसे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं आ रही। इसको बहुत ही वाइड, इसको वाइडर स्कोप बोलते हैं। ठीक है, ये नैरो है, और ये बहुत ज़्यादा बेसिकली ब्रॉड मनी कंजम्पशन, ये ब्रॉड मनी, और ये सारा डाटा RBI रिलीज करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।